नमस्कार। आज हम हमारे मैथमेटिकल के लेक्चर के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में समझाया था। उनके डेरिवेशन हमने सॉल्व किए थे और वो क्या रिजल्ट्स आते हैं वो हमने कैलकुलेट किए थे। आज हम उसी श्रेणी में आगे उन रिजल्ट्स को यूज करते हुए कुछ विशिष्ट प्रकार के लांबिक निर्देश तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनी निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र प्रमुख हैं। यानी कि कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को समझने के लिए, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अनुरूप इनका प्रयोग करने के लिए हमें सबसे पहले एक बार ये रिकॉल करना होगा कि हमने पिछली कक्षाओं में जो डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या है। क्योंकि जब तक ये फॉर्मूले आपको ध्यान नहीं होंगे तब तक आप इन तीनों ही निर्देश तंत्रों के लिए इनका मान कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिकॉल करवा देता हूं कि जब हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था तो हमने ग्रेडियंट का जो मान आया था हमारे पास वो कुछ इस प्रकार आया था। आपके सामने इस बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, ग्रेड साई इज इक्वल टू डेल साई u cap del psi by h1 del u plus v cap del psi by s2 del v plus w cap del psi by s3 dw। तो यहाँ पे h1, h2, s3 जो है इन्हीं को स्केल गुणांक हमने कहा था और u cap, v cap और w cap जो है ये यहाँ पर एक इकाई सदिश के तौर पर लिए गए हैं। तो ऐसे ही जब भी ग्रेडियंट आपको कैलकुलेट करना है, चाहे आप कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए करिए, चाहे आप बेलनी निर्देश तंत्र के लिए करिए या आप गोलीय निर्देश तंत्र के लिए करिए, आपको ग्रेड फाई का सूत्र यही यूज करना है। प्रोवाइडेड बस आपको ये याद रखना है कि गोलीय निर्देश तंत्र के लिए h1, h2, s3 क्या पुट करना है, कार्तीय निर्देश तंत्र के लिए h1, h2, s3 का मान क्या होगा और बेलनाकार निर्देश तंत्र के लिए h1, h2, s3 का मान क्या होगा। ठीक इसी प्रकार जब हमने सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा तो वहां हमने डेरिवेशन करके एक सूत्र हमने निकाला था जिसका मान कुछ इस प्रकार से था कि डाइवर्जेंस ए सदिश बराबर डेल डॉट ए सदिश इज इक्वल टू 1 अपॉन h1, h2, s3 del au s2 s3 by del u plus del av s3 h1 by del v plus del aw h1 h2 by del w। तो जब भी आपको डाइवर्जेंस निकालना है, चाहे वो किसी भी निर्देश तंत्र के लिए निकालना हो, आपको यही सूत्र उपयोग में लेना होगा। ठीक इसी प्रकार सदिश क्षेत्र का जब हम कर्ल कैलकुलेट करेंगे तो हमने पिछली कक्षा में इसको भी हमने डिराइव करके देखा था। तो कर्ल ए का मान कर्ल of A vector is equals to 1 upon h1, h2, s3 h1 u cap del by del u, s2 v cap del by del v, s3 w cap del by del w और नीचे au h1 av h2 aw s3। तो ये तीनों बॉक्सेस वाले जो फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान भी रखने पड़ेंगे क्योंकि बिना ध्यान रखे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपसे लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर लाप्लासियन ऑपरेटर को कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप डेल साई को अच्छे से जानते हैं तो आपको डेल स्क्वायर साई कर देना है, जिसको डेल डॉट डेल साई के रूप में लिखेंगे तो आपको लाप्लासियन ऑपरेटर का मान मिल जाएगा। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि डेल डॉट ए वेक्टर की वैल्यू तो ये है और इसी के आगे जब आप डेल स्क्वायर साई कर देंगे तो आप यहाँ पे डेल डॉट डेल ए वेक्टर लिख देंगे। तो इसको हल करने पर आपको कुछ इस प्रकार से सूत्र मिल जाएगा कि 1 अपॉन h1, h2, s3 डेल बाय डेल u s2 s3 बाय h1 डेल साई बाय डेल u प्लस डेल बाय डेल v s3 h1 बाय h2 डेल साई बाय डेल v प्लस डेल बाय डेल w h1 h2 s3 डेल साई बाय डेल w। तो इस सूत्र की सहायता से आप किसी का भी लाप्लासियन ऑपरेटर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कार्तीय निर्देश तंत्र हो, चाहे वो बेलनी निर्देश तंत्र हो या फिर वो गोलीय निर्देश तंत्र हो। तो आइए अब इस तीनों श्रेणी में हम इस पे चर्चा करते हैं कि विशिष्ट लांबिक निर्देश तंत्र क्या हैं और उनको कैसे हल करते हैं, स्पेरिकल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो जब भी किसी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक पृष्ठ परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ऐसे तंत्र लांबिक निर्देश तंत्र कहलाते हैं। मैं कई बार ये डेफिनेशन आपको बता चुका हूं कि किसी भी वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक पृष्ठ अगर समकोण पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ऐसे ही तंत्र क्या कहलाता है, लांबिक निर्देश तंत्र कहलाता है। और इन निर्देश तंत्रों को हल करने के लिए हमको सबसे पहले इनका स्केल गुणांक ज्ञात करना होगा और स्केल गुणांक को ज्ञात करने के बाद हम उसका ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन को हल कर सकते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र की, जिसको हम कार्टिजन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो कार्तीय निर्देश तंत्र में आप सभी को पता है कि तीन निर्देशांक होते हैं एक्स वाई जेड, जो कि परस्पर लंबवत होते हैं। इन तीनों निर्देशांक पर हमने तीन पृष्ठों की कल्पना करी है। जो एक पृष्ठ आपको एक्स अक्ष के सामने दिख रही है, एक्स बराबर C1, y बराबर C2 और z बराबर C3। x के लिए इकाई सदिश आप लोग i कैप लेते हैं, y के लिए j कैप लेते हैं और z के लिए k कैप लेते हैं। इन तीनों ही पृष्ठ जो है वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर रही है। अर्थात अगर हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के आधार पर देखा जाए तो हमने कहा है कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के निर्देशांक UVW लेते हैं। तो UVW में u की वैल्यू जो है वो x बराबर C1 हो जाएगी, जो कि एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ठीक इसी प्रकार v बराबर y बराबर C2 जो कि नियतांक है और w बराबर z बराबर C3 जो कि एक नियतांक है। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक कार्तीय निर्देश तंत्र आपके सामने दर्शाया गया है जिसमें तीनों के वक्र पृष्ठ समतल होते हैं और इन पृष्ठों को चित्र में u बराबर x बराबर C1 जो कि एक नियतांक है, v बराबर y बराबर C2 जो कि एक नियतांक है और y बराबर z बराबर C3 जो कि एक नियतांक या कांस्टेंट है। तो इस तरह से लिया गया है। और अब हम अगर इसके इकाई सदिश की हम बात करें तो इकाई सदिश के लिए आप स्थिति सदिश के तौर पर r वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब हमको क्या करना है, स्केल गुणांक ज्ञात करना है। तो स्केल गुणांक क्या होता है ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो स्केल गुणांक ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इनका आधार सदिश ज्ञात करना पड़ेगा और आधार सदिश का जब मॉड ले लेंगे तो हमको स्केल गुणांक मिल जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो जब आप वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में आधार सदिश की गणना करेंगे तो आधार सदिश की परिभाषा ये कहती है कि B1 सदिश अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका मान डेल आर कैप बाय डेल यू होगा। ठीक इसी प्रकार जब आप B2 सदिश निकाल रहे हैं तो डेल आर कैप बाय डेल वी होगा और B3 सदिश निकाल रहे हैं तो डेल आर कैप बाय डेल डब्ल्यू होगा। तो जब ये तीनों मान आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि B1 सदिश का मान H1 U कैप प्राप्त होता है, B2 सदिश का मान H2 V कैप प्राप्त होता है और B3 सदिश का मान H3 W कैप प्राप्त होता है। तो इन तीनों ही आधार सदिश से हम क्या निकाल सकते हैं, स्केल गुणांक निकाल सकते हैं। तो अगर मैं H1 निकालूं स्केल गुणांक तो मुझे लेना पड़ेगा मॉड ऑफ B1 वेक्टर। तो मॉड ऑफ B1 वेक्टर का मतलब हो गया डेल आर कैप बाय डेल यू, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल आर सदिश बाय डेल एक्स। और ये वैल्यू किसको बताती है, इकाई सदिश को। इकाई सदिश यानी कि आई कैप। और इकाई सदिश कार्तीय निर्देश तंत्र में कितनी वैल्यू रखता है, 1। ठीक इसी प्रकार S2 के लिए भी वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1। इसी प्रकार S3 की वैल्यू भी क्या मिलने वाली है, 1। तो H1 H2 H3 तीनों का मान आपके पास आ गया। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, ये कंक्लूजन आता है कि किसी भी कार्तीय निर्देशांक के अंदर u का मान आप x ले सकते हैं, क्योंकि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र आप पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट तो u v w रहने वाले हैं। लेकिन इन केस ऑफ कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम u is equals to x, v equals to y and w equals to z. Similarly, u cap is equals to I cap, v cap is equals to j cap and w cap is equals to k cap। और अगर आप आधार इसका स्केल गुणांक लेते हैं, स्केल फैक्टर लेते हैं तो h1 is equals to 1, h2 equals to 1 and h3 equals to also 1। ऐसे ही AU की जगह आप क्या यूज करेंगे, AX, AV की जगह AY और AW की जगह AZ। इन सभी वैल्यूज को जब आप ग्रेड के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ग्रेड की वैल्यू मिलेगी। जब आप डाइवर्जेंस में पुट करेंगे तो आपको कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के डाइवर्जेंस की वैल्यू मिलेगी। और ऐसे ही जब आप इसको कर्ल के अंदर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको कर्ल की वैल्यू मिलेगी। और बाद में आप चाहें तो इसका लाप्लासियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप जब ये सारी वैल्यूज पुट की गई ग्रेड फाई के फॉर्मूले में, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्रेड फाई का फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपको ग्रेड फाई निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये ग्रेड फाई का फॉर्मूला ये नजर आ रहा है। इस ग्रेड फाई के फॉर्मूले में आप क्या करेंगे, H1 की जगह 1, H2 की जगह 1, H3 की जगह 1, U कैप की जगह I कैप, V कैप की जगह J कैप और W कैप की जगह K कैप। तो इस तरह से जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपको कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ग्रेड फाई की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगी
ग्रेड फाई या ग्रेड साई इज इक्वल टू डेल साई इज इक्वल टू आई कैप डेल साई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल साई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल साई बाय डेल जेड। ठीक इसी प्रकार जब आप डाइवर्जेंस ए कैलकुलेट करेंगे तो डाइवर्जेंस ए को आप डेल डॉट ए भी लिख सकते हैं और वो सारी वैल्यूज पुट करने पर आपको मिलेगा डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाय डेल जेड। और कर्ल ए अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो कर्ल ए को आप डेल क्रॉस ए भी लिख सकते हैं और इसको डिटर्मिनेंट मेथड से या सारणिक विधि से हल किया जाता है तो डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ आई कैप जे कैप के कैप बिकॉज ऑफ इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। नीचे आ जाएगा ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो डेल स्क्वायर फाई या डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू डेल डॉट डेल साई और इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे लाप्लासियन वाले में तो आपको सॉल्व करने पर मिलेगा डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू साई बाय डेल जेड स्क्वायर। तो ये सारे एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली भी ध्यान रखने चाहिए क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स में हमको यूज करना पड़ेगा। तो ये हमने आपसे बात करी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को यूज करते हुए हमने हल किया। अब इसी श्रेणी में जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेलनाकार निर्देश तंत्र या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक तो एक्सिस को शो कर रहा है और एक एक्चुअल सिलेंड्रिकल को शो कर रहा है कि सिलेंड्रिकल के अंदर इमेजिन कर रहे हैं हम कि किस तरह से तीन पृष्ठें होंगी जो समतल पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होगी। तो इस डायग्राम को देखिए कि एक्स वाई जेड के कंसेप्ट पर एक बेलनाकार निर्देश तंत्र लिया गया है जिसमें तीन पृष्ठें हमने कैलकुलेट करनी है या हमने एज्यूम की है। एक तो है आपके पास पृष्ठ C2, एक पृष्ठ C1 और एक पृष्ठ C3। एक्चुअल में बेलनाकार निर्देश तंत्र के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं रो फाई जेड। ये ठीक उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है जिस तरह से आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आज तक ध्यान रख पाए हैं कि एक्स वाई जेड का मतलब कार्तीय निर्देशांक पद्धति या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक इसी प्रकार बेलनाकार निर्देश तंत्र के अंदर आपको ये याद रखना है कि these coordinate systems are rho, phi and z and it is called cylindrical coordinate system। तो इसमें हमने तीन पृष्ठ एज्यूम कर ली है। पृष्ठ z बराबर C3 माना है क्योंकि रो फाई जेड में z सबसे पीछे आ रहा है तो इसको हमने z बराबर C3 मान लिया, फाई को हमने z बराबर C2 मान लिया और रो को हमने z बराबर C1 मान लिया। आप देख भी सकते हैं पृष्ठ रो बराबर C1, पृष्ठ z बराबर C3 और पृष्ठ फाई बराबर C2। इसके अंदर हमने एक एज्यूम किया हुआ है कि फाई एंगल पर एक बिंदु P डैश स्थित है तो हम OP डैश के आधार पर x की गणना करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस चीज को कि ये x एक्सिस जैसे यहाँ है वैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये y एक्सिस यहाँ दिया हुआ है, z एक्सिस यहाँ दिया हुआ है और यहाँ से फाई एंगल पर हमने एक बिंदु कंसीडर कर लिया P डैश जिसपे हमने इस तरह से लंब डाल रखा है। तो P की कोऑर्डिनेट है रो फाई जेड और ये हो गया P डैश, दिस वन इज y एंड दिस वन इज x। तो यहाँ एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है OMP डैश, हमने इसको डॉटेड करके एज्यूम करके एक चतुर्भुज की तरह इसको बना लिया है। क्यों बनाया है अभी आपको इसका जब एक्सप्रेशन हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं थ्योरी पे ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आप खुद भी पढ़ेंगे। हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल स्टेप्स की कि जो डायग्राम हमको दिखाया गया है उसमें बिंदु P के बेलनाकार निर्देशांक जो है वो रो फाई जेड है और कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई जेड को परस्पर रूपांतरित किया गया है। ठीक बात है। तो इसके लिए बिंदु P से XY तल पर एक अभिलंब PP डैश हम डालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अभी हमने इसमें एक लंब डाला P डैश, ये एक अभिलंब है एक परपेंडिकुलर है। तो इस अभिलंब को डालने के बाद क्यों डाला हमने इस अभिलंब को, क्योंकि हमें OP डैश इज इक्वल टू रो जिसको हम बेलन की त्रिज्या भी मानेंगे और P डैश से x व y अक्षों पर अभिलंब क्रमशः P डैश M और P डैश N डालते हैं। तो आप देखिए डायग्राम में P डैश M आपको नजर आ रहा होगा, दिस वन P डैश M एंड दिस वन इज P डैश N। ये भी दो अभिलंब है, तीन अभिलंब हो गए PP डैश, P डैश M और P डैश N। अब इन अभिलंबों के आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि P डैश से x व y अक्षों पर अभिलंब डाल दिए। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं OM, ON और PP डैश।
तो यही इसका गूढ़ मंत्र है कि जब भी ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको ओ एम का मान निकालना है, हमको ओ एन का मान निकालना है और हमको पीपी डैश का मान निकालना है। अब ओ एम का मान जब हम निकालेंगे तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ओपी डैश इज इक्वल टू ओपी डैश कोस फाई, क्योंकि कोस की डेफिनेशन कहती है आधार बटा कर्ण। तो आप देखिए ओ एम इज इक्वल टू ओपी डैश कोस फाई, और क्योंकि यहाँ पे ओपी डैश का मान x है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू रो कोस फाई। ठीक इसी प्रकार ओ एन की वैल्यू है ओपी डैश साइन फाई, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रो साइन फाई। तो ये मैंने ओ एम को x बोला है, ये आपको डायग्राम में मैंने बताया भी है कि ओ एम का मतलब है x और इसका मतलब है y। तो ये जब मान आप यहाँ रखेंगे तो आपको क्या मिल गया, ओ एम की जगह रो कोस फाई, ओ एन की जगह रो साइन फाई और पीपी डैश की जगह z। तो अब आपके एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपके पास इन बिटवीन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x इज इक्वल टू रो कोस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इक्वल टू z। ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ लिया है। तो अब हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इन कोऑर्डिनेट्स को फिट करेंगे। तो आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप x प्लस जे कैप y प्लस के कैप z यूज करते हैं। तो अब यहाँ x की जगह आप क्या लिख देंगे, रो कोस फाई, y की जगह लिख देंगे रो साइन फाई और z की जगह लिख देंगे z। अब आपको क्या करना है कि आप जैसे ही इसका स्केल गुणांक कैलकुलेट करेंगे तो स्केल गुणांक की वैल्यू हो जाएगी आपकी h1 इज इक्वल टू, इस तरह से डेल आर वेक्टर बाय डेल यू आप करेंगे। तो यहाँ u की जगह तो क्या लेना है रो, ऐसे v की जगह क्या लेंगे फाई और w की जगह क्या लेंगे z। तो आप ध्यान रखिए h1 का मान यहाँ निकल के आएगा 1, h2 का वैल्यू का निकल के आएगा रो, क्योंकि इसको जब आप हल करेंगे डिटरमिनेंट को तो आयटा स्क्वायर को गुणा करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा और पूरा सॉल्व करने पर आपको ये रो मिल जाएगा। तो इसी तरह से h3 इज इक्वल टू भी आपको 1 मिल जाएगा। अब h1 h2 h3 यानी तीनों स्केल गुणांक आपके पास आ गए। स्केल गुणांक आते ही आपको क्या कर देना है कि आपको इस प्रकार से बेलनाकार निर्देश तंत्रों को लिख लेना है कि यहाँ पर आप u की जगह क्या यूज, जैसे कार्टेशियन में आपने u की जगह x लिया था, v की जगह y लिया था और w की जगह z लिया था। तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं बेलनाकार, तो आप क्या लेंगे u बराबर रो, v बराबर फाई और w बराबर z। ऐसे ही वहां यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप लिए थे, यहाँ क्या लेंगे u कैप इज इक्वल टू रो कैप, v कैप इज इक्वल टू फाई कैप और w कैप इज इक्वल टू z कैप। और h1 की जगह वहां पे 111 था, यहाँ पर 111 नहीं है, यहाँ पर क्या है h1 की जगह आप h रो भी ले सकते हैं और यहाँ h रो की वैल्यू है 1। ऐसे h2 की वैल्यू है यहाँ रो और h3 की वैल्यू है 1। ऐसे ही au की जगह वहां ax ay az इस तरह से लिया था, यहाँ पे au की जगह a रो, av की जगह a फाई और aw की जगह a z, क्योंकि रो फाई z इसके कोऑर्डिनेट्स है। अब यही सारी वैल्यूज जब आप ग्रेड के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगी जो कि ग्रेड फाई है किसका, बेलनाकार निर्देश तंत्र का। ठीक इसी प्रकार जब आप डाइवर्जेंस के फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको डाइवर्जेंस ए की वैल्यू मिलेगी, जिसको आप क्या बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, और ये सूत्र निकल के आएगा। ठीक इसी प्रकार जब आप कर्ल के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको कर्ल ए वेक्टर की वैल्यू मिलेगी और वो कुछ इस प्रकार सारणिक के रूप में आप लिखेंगे। और जब आप लाप्लासियन के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको लाप्लासियन की वैल्यू इस तरह से निकल के आएगी। तो ये जब मैथमेटिकल है, देखो जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉपी पे अपने को ये चीजें ढंग से उतना बेस्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपको पेन चला के ही इसको करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा ताकि आपको आगे ये प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमने जैसे बेलनाकार निर्देश तंत्र और कार्तीय निर्देश तंत्र को हल किया, ऐसे ही हम गोलीय निर्देश तंत्र की बात अब हम करने जा रहे हैं। तो आप देखिए गोलीय निर्देश तंत्र को समझने के लिए आपके सामने गोलीय निर्देश तंत्र का डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले तो गोलीय निर्देश तंत्र इस तरह से गोल है, इसमें भी 3 पृष्ठों की कल्पना होगी। उन 3 पृष्ठों की कल्पना के आधार पर हम स्केल गुणांक ज्ञात करेंगे और उस स्केल गुणांक से हम सारे वैल्यूज को निकाल कर ग्रेड, कर्ल, डाइवर्जेंस और
लाप्लासियन की गणना करेंगे। तो आप देखिए गोलीय निर्देश तंत्र है, वही एक्स वाई जेड 3 निर्देश तंत्र है, हम गोलीय और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को मर्ज कर रहे हैं और मर्ज करके एक रूपांतरण समीकरण निकालेंगे जो आपको x बराबर कुछ, y बराबर कुछ और z बराबर कुछ मान देगी फॉर केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको आप वापस r सदिश वाले मान में रखकर और इसके स्केल गुणांक की गणना करेंगे। तो इसके आधार पर आप देखिए यहाँ 3 पृष्ठें जो नजर आ रही है, तो जब भी गोलीय निर्देश तंत्र की बात होगी तो यहाँ जो 3 निर्देशांक आपको यूज करने हैं वो करने हैं r, थीटा, फाई। तो क्या ध्यान रखना है, इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, z। इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है रो, फाई, z। ऐसे ही इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके निर्देशांक है r, थीटा, फाई। तो इन r, थीटा, फाई के लिए भी हमने वही m, एक p डैश अभिलंब डाल रखा है, p डैश m यहाँ मिला दिया, p डैश n को यहाँ मिला दिया और इसको अंदर से इस तरह से लाइन खींच के यहाँ फाई एंगल हमने मान लिया, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। तो एक हो गया आपका z बराबर r cos थीटा, ये हो गया r sin थीटा। तो जब आप sin की वैल्यू निकालेंगे, ये थीटा है तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी r sin थीटा हो जाएगी। आइए हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो इस थ्योरी को जब आप पढ़ के इसका निर्देशांक रूपांतरण जब आप करेंगे तो हम वही बात कह रहे हैं कि गोलीय और कार्तीय निर्देशांकों को परस्पर रूपांतरित करने के लिए P से xy पर एक अभिलंब PP डैश डाला है, जिससे PP डैश की वैल्यू क्या निकल के आ रही है z और उसका मान क्या है r cos थीटा। तो यहाँ z की जगह हम क्या रखने वाले हैं r cos थीटा। ऐसे ही OP डैश इज इक्वल टू r sin थीटा। P डैश से x व y अक्षों पर क्रमशः दो अभिलंब डाले P डैश m और P डैश n, जिससे x बराबर OM आपको मिला और y बराबर ON आपको मिला। तो जब आप x का मान निकालेंगे तो x की जगह आप OM को क्या लिख सकते हैं OP डैश cos फाई। अब देखिए डायग्राम से OM का मतलब है ये, तो OM को जब आप cos के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं OM इज इक्वल टू OP डैश cos फाई, क्योंकि cos फाई की वैल्यू OM अपॉन OP डैश आएगी, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OM इज इक्वल टू OP डैश cos फाई। और क्योंकि OP डैश की वैल्यू आपने अभी अभी ऊपर देखी है r sin थीटा, तो फाइनली x का मान क्या मिला r sin थीटा cos फाई। ऐसे ही y का मान क्या मिला r sin थीटा sin फाई और z का मान क्या मिला r cos थीटा। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये तीन इक्वेशंस जो हैं, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू वापस आपको वही कंसेप्ट यूज करना है, स्केल गुणांक निकालना है। तो सूत्र बोलता है आर सदिश बराबर आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। आपको एक्स की जगह एक्स रख देना है, वाई की जगह वाई रख देना है, जेड की जगह जेड रख देना है। जब ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो स्केल गुणांक कैलकुलेट होगा। तो स्केल गुणांक H1 H2 H3 होता है, पर यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं r थीटा फाई, तो पहला मिलेगा HR, दूसरा मिलेगा H थीटा और तीसरा मिलेगा H फाई। तो जब आप HR कैलकुलेट करेंगे तो ये सूत्र है HR कैलकुलेट करने का, इसको जब आप हल करते हैं तो HR का मान निकल के आता है 1। ठीक इसी प्रकार जब आप H थीटा को हल करेंगे तो H थीटा को इस तरह की मैथमेटिकल स्टेप से हल करेंगे तो आपको मान निकल के आएगा R। और ऐसे ही जब आप H फाई को हल करेंगे तो मान निकल के आएगा R sin थीटा। तो मोटी मोटी बात यह है कि H1 का मान है 1, H2 का मान है R और H3 का मान है R sin थीटा। तो आप देखिए कि इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप वक्र रेखीय निर्देश तंत्र के अंदर जो निर्देशांक है u की जगह आप r यूज कर रहे हैं, v की जगह आप थीटा यूज कर रहे हैं, w की जगह आप फाई यूज कर रहे हैं और h1 की जगह 1, h2 की जगह r और h3 की जगह r sin थीटा यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार इकाई सदिश के तौर पर u कैप की जगह r कैप, v कैप की जगह थीटा कैप और w की जगह फाई कैप आप यूज करेंगे और AU की जगह AR, AV की जगह A थीटा और AW की जगह A फाई आपको मिल जाएगा। तो जब ये सभी मानों को जब आप ग्रेड के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको ग्रेड फाई या साई मिलेगा। ये जो मान है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए ग्रेड का मान है। ऐसे ये जो मान है ये डाइवर्जेंस के सूत्र में जब आप हल करके लिखेंगे तो आपको डाइवर्जेंस का मान ये निकल के आएगा।
और जब आप कर्ल के लिए लिखेंगे तो आपको कर्ल का मान कुछ इस प्रकार निकल के आएगा, और लाप्लासियन के लिए लिखेंगे तो लाप्लासियन का मान आपको ये प्राप्त होगा। तो जब आप ये वैल्यूज मैथमेटिकली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली ये वैल्यूज आने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई आपत्ति या कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बशर्ते कि आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मैथमेटिक जो गलतियां हैं वो आपसे ना हो। तो इस तरह से आपने तीनों लांबिक निर्देश तंत्रों के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम एक छोटे से एक एग्जाम्पल पे चर्चा कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि यदि u बराबर ये, v बराबर ये और w बराबर इस तरह से कुछ दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि सिद्ध करो कि u v w लांबिक होते हैं, तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको ds स्क्वायर तथा स्केल गुणांक भी ज्ञात करो। इस तरह का प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो हम उसको किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप कि आपको u का मान क्या दिया हुआ है, v का मान क्या दिया हुआ है, w का मान क्या दिया हुआ है। इस आधार पे आप इसको हल करिए x y z के लिए, क्योंकि जब तक x y z हम नहीं निकालेंगे तब तक हम स्थिति सदिश के इस सूत्र में उसका मान नहीं रख पाएंगे। तो हम पहले सूत्र से अगर x को निकालते हैं तो हमको x का मान मिलता है u माइनस 3/2। ठीक इसी प्रकार y बराबर v प्लस 4 एंड z बराबर w माइनस 2। अब इन तीनों x y z का मान हमने स्थिति सदिश के सूत्र r बराबर x i कैप प्लस y बराबर r x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप में पुट कर दिया। अब x y z का मान हमने इस तरह से यहाँ रख दिया। अब हम इसके लिए इस आधार सदिश निकालते हैं। तो अगर b1 निकालते हैं तो वही डेल r सदिश बाय डेल u, तो यहाँ पे मान आ जाएगा 1/2 i कैप। आप इसको हल करके देख लीजिए, 1/2 आई कैप आपको अवकलन करने पर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार b2 का मान j कैप मिला और b3 का मान k कैप मिला। अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य है, तो b कैप डॉट b कैप इज इक्वल टू 1/2 i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू 0। सिमिलरली दिस इज 0 एंड दिस इज 0। तो क्योंकि सेम नहीं है ना, अगर b1 डॉट b1 कैप डॉट b1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर होता तो 1 होता, डिफरेंट है तो 0 होगा। तो दिए गए निर्देशांक u v w परस्पर लांबिक है। तो ये हमने इसलिए चेक किया कि परस्पर निर्देशांक लांबिक हैं या नहीं है, और ये एग्जामिनर को भी आपने बताया कि मुझे पता है कि ये किस स्थिति में लांबिक होते हैं। अब जब आपने b1 b2 b3 निकाल लिया तो उससे आप स्केल गुणांक निकाल सकते हैं। तो स्केल गुणांक का मान आपको मिल गया h1 की वैल्यू हाफ, h2 की वैल्यू 1 और h3 की वैल्यू भी 1। अब dx अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, डेल x बाय डेल u du प्लस डेल x बाय डेल v dv प्लस डेल x बाय डेल w dw। अब डेल x बाय डेल u का जो मान है वो है हाफ, ऐसे इसका मान है 0, इसका मान है 0। तो जब आप इसको हल कर रहे हैं तो आपको क्या मिला, हाफ du मिला। ठीक इसी प्रकार आप dy भी निकालेंगे, हल करेंगे तो आपको dv मिलेगा, और dz जब निकालेंगे हल करेंगे तो आपको dw मिलेगा। और क्योंकि आपको ds स्क्वायर निकालना है तो ds स्क्वायर का मतलब ही होता है कि dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। तो dx स्क्वायर का मान क्या हो गया आपके पास, हाफ du, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 du स्क्वायर, प्लस इसका मान dv है तो ये हो जाएगा dv स्क्वायर, प्लस इसका मान dz का dw है तो स्क्वायर करेंगे तो dw स्क्वायर। तो इस प्रकार ds स्क्वायर का मान आपके सामने ये निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लॉजिकल प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप यहाँ तक इसको समझने की कोशिश कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस पर्सनली खुद करनी पड़ेगी, तभी आपको इसके बेटर रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।